2027 की तैयारी सभी पार्टियों ने लगभग शुरू कर दी है, चाहे वो सपा हो, भाजपा हो या आरएलडी हो या बसपा हो। सारी पार्टियों ने अपनी अपनी कमर जो है वो कस ली है। आपने एक तरफ देखा कि जो सपा पार्टी के बागी विधायक थे, तीनों विधायकों को निष्कासित कर दिया गया। ये सब 2027 की तैयारी है। 4 विधायक जो बचे हैं वो भी बागी थे, लेकिन उनको अभी निष्कासित नहीं किया गया है। वो रणनीति का कोई जो है जरिया बनेंगे, उस रणनीति का प्रयोग आने वाले समय में उनके ऊपर किया जाएगा। अब इधर भाजपा भी पूरा चुनावी मूड में है और 2027 का जो चुनाव होगा उत्तर प्रदेश का, ये बहुत ही रोचक और निर्णायक चुनाव होने जा रहा है। अब बहन जी ने भी अपनी पार्टी के अंदर सर्जिकल स्ट्राइक जो है वो शुरू कर दी है। जो भी व्यक्ति अशोक सिद्धार्थ के बुलावे पर शादी में पहुंचा था, उन सभी पार्टी कार्यकर्ताओं को मायावती जी ने निष्कासित कर दिया है। और जो अशोक सिद्धार्थ के संपर्क में चल रहे थे, वो सारे कार्यकर्ता पार्टी विरोधी गतिविधि में शामिल पाए गए और उन सबको हटा दिया गया है। अब मैं आपको बता दूं कि कहीं ना कहीं जो पहले चुनाव की तैयारी कर लेगा और जो आत्मघाती यानी कि भीतर घाती लोग जितने भी हैं उनको हटा देगा, वही आगे चुनाव में अच्छा रिजल्ट लाएगा। सबसे जो खतरनाक लोग होते हैं ना, वो बाराती घोड़े और एक होते हैं लंगड़े घोड़े। ये दोनों जो घोड़े हैं ये बड़े खतरनाक होते हैं किसी भी पार्टी के लिए। और मैं आपको बता दूं, स्लीपर सेल आप इनको कह सकते हो। जो स्लीपर सेल है वो दूसरी पार्टी के लिए काम करती है। अब मैं आपको बता दूं कि बहन जी ने आगरा मंडल के बाद मिर्जापुर और प्रयागराज मंडल के कोऑर्डिनेटर पर भी गाज गिरा दी है। बताया जा रहा है कि अभी कुछ और नेताओं के ऊपर कार्रवाई की जाएगी, यानी कि जो भी पार्टी विरोधी गतिविधियों में संलिप्त था उसको बहन जी ने हटाना शुरू कर दिया है। क्योंकि बहन जी जो है वो जिला लेवल पर लोगों से मीटिंग कर रही हैं और उनको जो भी फीडबैक मिल रहा है, किसी भी कार्यकर्ता के विरोध में कोई फीडबैक मिल रहा है, उसी कार्यकर्ता को बहन जी हटाती जा रही है। यानी कि जो गलती बहन जी पहले कर गई उसको दोबारा नहीं दोहराया जाएगा। आपको पता है 2022 में केवल एक विधायक बहन जी का जीत के आया और कहीं 2007 में 206 विधायक के साथ बहन जी मुख्यमंत्री बनी थी। और 2007 के बाद बसपा का जो वोट ग्राफ है वो घटता चला आया। दूसरी गलती बहन जी ने क्या की कि 2014, 17 और 22 इन्होंने तीनों चुनाव में कोई गठबंधन नहीं किया। 2019 में जो इन्होंने समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन किया था वो फेल इसलिए हो गया क्योंकि उस समय भाजपा की यानी कि मोदी की लहर चल रही थी और उस मोदी लहर में इनका गठबंधन दब गया, मोदी योगी लहर में। तो इसलिए अब जो 2027 में परिस्थिति बिल्कुल चेंज है। 2027 में कोई भी लहर काम नहीं करेगी। अगर 2027 में बहन जी और अखिलेश इनका गठबंधन होता है तो मैं कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश के अंदर 84 रिजर्व सीटें हैं जहां ऐसी कैंडिडेट ही चुनाव लड़ सकता है। उन 84 सीटों में से अगर ये गठबंधन समाजवादी पार्टी और बसपा का हुआ तो लगभग ये हमारा सर्वे कहता है कि 70 सीट समाजवादी पार्टी और बसपा का गठबंधन जीत जाएगा। दूसरा, 110 सीटें समाजवादी पार्टी के पास ऑलरेडी हैं। अगर बहन जी के साथ आती हैं तो लगभग ये रिजर्व सीट को मिलाकर इससे अलग 80 सीट, लगभग 80 सीट जो हैं और ये लीड करेंगे और जीतेंगे, यानी कि 150 सीट और आगे चले जाएंगे। तो लगभग 250 सीट जो है वो समाजवादी गठबंधन और बसपा गठबंधन और साथ में कांग्रेस इनके साथ है ही। तो ये गठबंधन जो है ये तीनों पार्टियों का गठबंधन, और इसमें अगर गलती से जयंत चौधरी भाजपा का दामन छोड़ वापसी आ गए और अखिलेश का दामन थाम लिया तो ये सोने पे सुहागा हो जाएगा। फिर 250 सीट से नीचे
इस गठबंधन की नहीं आएंगी। यानी कि 2027 में जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, यदि कोई किंग मेकर होगा तो वो मायावती जी होंगी। मायावती जी के बिना ना तो भाजपा और ना ही समाजवादी पार्टी सरकार नहीं बना पाएंगी, क्योंकि सीटें जो हैं किसी की भी पूर्ण बहुमत में नहीं आनी है 2027 में। अब ऐसे में किसी का समर्थन चाहिए, तो बहन जी के पास जो सीटें आएंगी उन्हीं सीटों से कोई मुख्यमंत्री बनेगा 2027 में, ऐसी कंडीशन बन सकती है। अब लेकिन अगर भाजपा या समाजवादी पार्टी बहन जी की ताकत को समझ पाए, क्योंकि मैं आपको बता दूं जो भाजपा की तरफ दलित वोटर गया था उससे भाजपा की इतनी सारी सीटें आई, अब वो दलित वोटर उदासीन हो गया है भाजपा से, अब वो वापसी करेगा 2027 में बहन जी की तरफ। और मैं आपको बता दूं जितना भी बहन जी का वोट ग्राफ गिरा, यानी कि वोट परसेंट गिरी, वो 24 से 14 और फिर 9 और 7% तो ये जो वोट परसेंट है ये गया कहां? ये अखिलेश जी की तरफ नहीं आया, ये वोट परसेंट जो है 90% इसमें से भाजपा की तरफ पहुंचा। इसलिए भाजपा की इतनी सीटें आई। भाजपा की तरफ इसलिए पहुंचा क्योंकि भाजपा से दलितों को कुछ उम्मीद लगने लगी कि ये कहीं ना कहीं दलितों का उद्धार करेंगे, लेकिन भाजपा दलितों का उद्धार नहीं कर पाई। उल्टा उत्तर प्रदेश के अंदर दलितों के ऊपर अत्याचार शुरू हो गए। दो विशेष जातियां ठाकुर और ब्राह्मण, इनका उत्तर प्रदेश के अंदर भोकाल जो है वो राजनीतिक शरण के कारण पूरा भोकाल जो है उत्तर प्रदेश के अंदर फैल चुका है। आप देखो दलितों के ऊपर कभी कोई गाड़ी चढ़ा देता है, कभी कोई किसी की चोटी काट देता है, किसी के बाल काट देता है। कोई दलित अपनी बारात लेकर नहीं गुजर सकता किसी सैवर्ण के घर के आगे से, और कोई दूल्हा चप्पल मतलब जूते से नहीं गुजर सकता। यानी कि इससे भी अलग अगर आप जाएंगे प्रशासन शासन में, तो शासन प्रशासन में जाइए तो एक जाति विशेष के लोग ही अधिकारी के रूप में बैठे हैं। वहां दलितों की कोई सुनवाई नहीं है, क्योंकि जातिवाद जो है वो भारत के अंदर है ही, और खासकर उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे ज्यादा जातिवाद है। अब इसमें जो छोटी जातियां हैं जिनकी संख्याएं कम है, और साथ में एससी वोट जो जाति है, यानी कि जो जाटव जाति है, दलित कहते हैं जिसको, तो इन लोगों का कहीं ना कहीं कोई सुनवाई नहीं है और कोई इनको पूछ नहीं रहा है। इनमें धोबी, तेली और आपका जुलाहा, जोगी, बढ़ई, ऐसे करके बहुत सारी जातियां हैं, सैनी जो माली बोलते हैं जिनको, तो बहुत सारी जो छोटी छोटी जातियां हैं उनका बिल्कुल, एक तो जाटव दलित है और एक गैर जाटव दलित हैं। वो जो सारी जातियां हैं उनका निरादर और अपमान उत्तर प्रदेश के अंदर कुछ तथाकथित सैवर्ण लोग, वर्चस्वशाली लोग जो है वो कर रहे हैं। दूसरा, आप योगी आदित्यनाथ जी को देख लीजिए, योगी आदित्यनाथ जी को एक जाति विशेष से लोग जोड़ रहे हैं, और योगी आदित्यनाथ जी भी उस चीज को फॉलो कर रहे हैं। यानी कि जो आरोप उनके ऊपर लगाए जा रहे हैं वो ये साबित कर देते हैं, जब आप शासन प्रशासन में जाएंगे तो ठाकुर और ब्राह्मण इन्हीं जातियों के जो अधिकारी हैं वो बैठे हैं बड़े बड़े लेवल पर। तो ये योगी जी ने भी साबित कर दिया कि केवल ठाकुर ब्राह्मण ही जो है शासन प्रशासन में बड़े लेवल पर होंगे। यानी कि ओबीसी दलित और गैर जाटव दलित जो है, और जो छोटी जातियां हैं, छोटी से मतलब अल्पसंख्यक जातियां हैं, तो वो हिंदू जातियां, लेकिन वो अल्पसंख्यक जातियां, उनका बिल्कुल भी कहीं कोई वर्चस्व बचा नहीं है। और जो दबंग लोग हैं, जो वर्चस्वशाली लोग हैं, वो इन जातियों के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं। किसी गरीब के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी जाती है, हत्या कर दी जाती है, पीट दिया जाता है, यहां तक कि पेशाब कर दिया जाता है ऊपर। तो ये सब राजनीतिक शरण की वजह से ही चल रहा है, क्योंकि दबंग लोगों को पता है कि राजनीति में भी आपके लोग बैठे हुए हैं, और प्रशासन शासन में जाएंगे वहां भी आपके लोग बैठे हुए हैं, तो ये लोग डरेंगे क्यों? इसलिए कहीं ना कहीं यदि भाजपा को 2027 में चुनाव जीतना है, तो ये जो तथाकथित जातियां हैं जिनका भोकाल उत्तर प्रदेश के अंदर चल रहा है, इनको कंट्रोल करना पड़ेगा, इनकी लगाम लगानी पड़ेगी। दूसरा,
शासन प्रशासन में अदर जाति के जो अधिकारी हैं उनको भी जगह देनी पड़ेगी, उनको भी लाना पड़ेगा। ये भेदभाव यदि आप करेंगे तो 2027 में आप ये लिख के रख लीजिए, यदि इन सब चीजों पे कंट्रोल नहीं कर पाई भाजपा उत्तर प्रदेश के अंदर, तो भाजपा का सुपड़ा साफ होने जा रहा है 2027 में। और उधर अखिलेश जी भी पीडीए का नारा दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि ये जो सरकार है ये केवल सवर्णों की सरकार है और ठाकुरों की और ब्राह्मणों की सरकार है। और योगी जी के जो ये तैनातियां हैं बड़े बड़े अधिकारियों की जाति विशेष के लोग, ये साबित कर देती है कि वाकई में ही ये सरकार कुछ जातियों की है। तो यदि अखिलेश जी को गलत साबित करना है तो शासन प्रशासन से ये जो एक दो जाति के ही अधिकारी बैठा रखे इनको हटाना पड़ेगा, तब जाके जनता का विश्वास भाजपा में बढ़ेगा। उधर केंद्र की बात करें तो मोदी और अमित शाह को भी ये रिपोर्ट जा रही है कि कुछ जाति विशेष लोगों का वर्चस्व दबदबा जो है वो उत्तर प्रदेश के अंदर बढ़ता जा रहा है योगी आदित्यनाथ के रहते हुए। लेकिन वो योगी आदित्यनाथ को हटाना चाहते हैं लेकिन हटा नहीं पा रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि 2027 में चुनाव हार जाएंगे यदि ऐसा चलता रहा। तो 2027 से पहले बदलाव भी उत्तर प्रदेश के अंदर हो सकता है। तो हम बात कर रहे थे जो दलित वोटर भाजपा की तरफ गया था अब वो रिटर्न होगा। जैसे ही रिटर्न होगा 2027 में तो आप देख लेना कम से भी कम 20-21% का जो रेशो है परसेंटेज वो बहन जी की बढ़ जाएगी, क्योंकि चंद्रशेखर आजाद जो है उनका उत्तर प्रदेश के अंदर अभी ज्यादा वर्चस्व नहीं बना है। एक तरीके से बहन जी को लोग ज्यादा चाहते हैं, बसपा को ज्यादा चाहते हैं। और जैसे ही ये बसपा में बहन जी एक्टिव हो गई हैं अब और जिले लेवल पे पूरी मीटिंग कर रही हैं, लोगों को बुला रही हैं, उनमें फीडबैक ले रही हैं, तो कहीं ना कहीं ये एक्टिवनेस ये तय करती है कि दलितों का विश्वास फिर से बहन जी में जागेगा और जैसे ही दलित हटेगा भाजपा नीचे गिरेगी। और पीडीए जो है, पीडीए आपको पता है ये वो आप 2017 से देख लीजिए, 2017, 19 और 22 और 24 पीडीए यानी कि अखिलेश जी सपा का जो वोट परसेंटेज है वो बढ़ रहा है। 2024 में आपने देख लिया 37 सांसद लाकर समाजवादी पार्टी भारत की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बन गई। तो अगर ऐसा ही चलता रहा तो कहीं ना कहीं भाजपा का सुपड़ा साफ उत्तर प्रदेश के अंदर हो जाएगा। एक चीज तो ये है कि जो वर्चस्वशाली लोग हैं, जातिवाद पे कंट्रोल नहीं किया गया तो भाजपा का सुपड़ा साफ है। दूसरा, अगर बहन जी समाजवादी पार्टी के पास आ गई तो भाजपा का सुपड़ा साफ है। और मैं आपको बता दूं कि समय रहते भाजपा इस लॉस को, इस नुकसान को खत्म कर सकती है, वो सर्जिकल स्ट्राइक करके, चेंजेस करके। दूसरा, जो विधायक ऐसे हैं, कहीं ना कहीं अंदरूनी भाजपा के अंदर भी बगावत चल रही है योगी आदित्यनाथ के खिलाफ। वो एक जो गुट केशव प्रसाद मौर्य का है वो अपना पूरा अंदरूनी काम कर रहा है और 2027 के अंदर वो गुट पूरा खेल खेलेगा, यानी कि यदि हम भी नहीं तो तुम भी नहीं। तो वो वाली कहानी जो है उत्तर प्रदेश के अंदर 2027 में चलेगी। तो ये भी भाजपा के पतन का कारण बनेगा। तो ऐसे बहुत सारे कारण हैं जो 2027 में भाजपा के पतन का कारण बनने जा रहे हैं। अब जो हमने बात कही थी कि बहन जी अगर समाजवादी पार्टी के साथ आ सकती हैं तो ये एक बड़ी ताकत बन के उभरेंगे और इनके सामने सब नेस्तो नाबूद हो जाएंगे। आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आप चैनल सब्सक्राइब करते हैं, हमारा मनोबल बढ़ता है और हम आपके लिए राजनीति के अंदर की खबरें लाते हैं। और जातिवाद के ऊपर जितना जल्दी कंट्रोल हो जाए उतना ही छोटी जातियों के लिए बिल्कुल सुखद रहेगा और अच्छा रहेगा। और मैं आपको बता दूं, जब भी आप चुनाव में वोट करने जाएं, कभी भी कहीं भी, अपने बच्चों के चेहरे को देखकर वोट करिए, बेरोजगारी को देखकर वोट करिए, महंगाई को देखकर वोट करिए और विकास को देखकर वोट करिए, भ्रष्टाचार को देखकर वोट करिए। और जो एक सबसे बड़ा मुद्दा उत्तर प्रदेश के अंदर बनता जा रहा है वो है बेरोजगारी। पिछले 8 साल में योगी आदित्यनाथ की जो सरकार है इसमें अध्यापकों के लिए, यानी कि जो बच्चे बीएड कर रहे हैं, लाखों लोग हैं, उनके लिए कोई वैकेंसी नहीं। उल्टा 5000 स्कूलों को मर्ज करने जा रही है उत्तर प्रदेश सरकार।
यानी कि 5,000 स्कूल उत्तर प्रदेश के अंदर और बंद हो जाएंगे, तो फिर सरकारी नौकरी निकलेगी कहाँ से? और लॉ एंड ऑर्डर के लिए इन्हें को पुलिस चाहिए, इसलिए पुलिस में वैकेंसी निकलती है। बाकी जो अदर डिपार्टमेंट्स हैं उनमें भी वैकेंसी नहीं है। तो जो आपके बच्चे पढ़ रहे हैं वो कहीं ना कहीं आप बच्चों को सरकारी रोजगार के लिए पढ़ा रहे हैं, क्योंकि सरकारी नौकरी में सेटिस्फेक्शन रहता है कि कम से भी कम आप आराम से अपने बच्चों का गुजारा कर सकते हैं। प्राइवेट नौकरी क्या है, उसका भरोसा नहीं होता, आज छूट जाती है, कल लग जाती है, फिर छूट जाती है। यानी कि प्राइवेट नौकरी में आप देख रहे हो पूरा शोषण चल रहा है। और दूसरा, इन पार्टियों ने, यानी कि जो वर्तमान में केंद्र में सरकार है और जो उत्तर प्रदेश में सरकार है, एक ही पार्टी की सरकार है, इन सब ने केवल जो उद्योगपति हैं उनको पैसा देना और उनका विकास करना शुरू कर दिया है। अब इसमें जो गरीब आदमी है वो पिछड़ गया है। और जो भूमिहीन, अब सबसे बड़ा जो मुद्दा एक और आप समझिए, भूमिहीन लोग जो छोटी जातियां हैं और दलित हैं और गैर जाटव दलित हैं, इनके पास भूमियां नहीं है, जमीन नहीं है, भूमिहीन लोग हैं। तो इनकी हालत इतनी खराब है कि या तो ये मजदूरी कर रहे हैं या ये प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं। इन अच्छा, क्योंकि पैसा नहीं है तो बच्चे अच्छे स्कूलों में नहीं पढ़ पाते, आगे बढ़ नहीं पाते। तो इसका भी सरकारों ने कोई इंतजाम नहीं किया कि भूमिहीनों का विकास कैसे हो। अगर सरकार चाहे तो हर भूमिहीन को 2-4 बीघा जमीन दे सकती है, इतनी जमीनें हैं। एक तरफ एक व्यक्ति 500 बीघे का जमींदार है, 100 बीघा का जमींदार है, और एक तरफ एक व्यक्ति के पास रहने के लिए घर नहीं है। अगर वो कहीं झुग्गी बना भी लेता है तो उसको अतिक्रमण के नाम पर तोड़ दिया जाता है। यानी कि भूमिहीनों का, दलितों से भी ज्यादा खतरनाक स्थिति है जो भूमिहीन कैटेगरी है। भूमिहीन कैटेगरी में दलित भी आ गए और जो छोटी जातियां हैं जिनकी संख्या कम है, अल्पसंख्यक जातियां आप कह सकते हो, तो जो अल्पसंख्यक जातियां हैं वो भी आ गई। तो इन अल्पसंख्यक जातियों का, इन भूमिहीनों का कोई भी सरकार आज तक उद्धार नहीं कर पाई है। केवल वोट लेते हैं, वोट बटोरते हैं और अपना विकास करते हैं। और इस वक्त उत्तर प्रदेश के अंदर आप किसी भी डिपार्टमेंट में चले जाइए, नगर निगम में चले, कहीं भी जो अधिकारी हैं वो पूरा भ्रष्टाचार का खेल खेल रहे हैं ठेकेदारों के साथ मिलकर। ठेकेदारों, कुछ ही गिने चुने ठेकेदार हैं, उनको टेंडर दिए जाते हैं और बाकी जो लोग टेंडर लगाते हैं उनको टेंडर नहीं मिलते। जबकि बोल ये रखा है कि जैम के थ्रू ऑनलाइन टेंडर मिलेगा, लेकिन उसी ऑनलाइन टेंडर में भ्रष्टाचार चल रहा है। और ये गाजियाबाद के नगर निगम में भी हमने देखा कि नगर निगम के अंदर एक प्रकाश विभाग है, उसके अंदर इतना भ्रष्टाचार चल रहा है कि जो 700 रुपए की लाइट है उसको 6350 रुपए की लाइट नगर निगम खरीद रहा है और उस बिल पर नगर आयुक्त साइन कर रहा है। यानी कि नगर आयुक्त को पता है कि क्या खेल चल रहा है। तो अगर जांच हो जाए तो इसमें बहुत सारे नौकरशाही, यानी कि आईएएस और बड़े अधिकारी, आईएएस पीसीएस सब जो हैं फंसेंगे और वो लोग कहीं ना कहीं ठेकेदारों के साथ मिलकर मोटी रकम कमा रहे हैं। और वो पैसा किसका है? वो टैक्स पेयर का पैसा है, वो इस जनता के टैक्स का पैसा है, जनता का पैसा है, वो इस उत्तर प्रदेश का पैसा है। यानी कि ये अधिकारी ठेकेदारों के साथ मिलकर पूरा भ्रष्टाचार कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश के जो खजाना है उसको चूना लगा रहे हैं। अब योगी आदित्यनाथ जो हैं वो लॉ एंड ऑर्डर की कोशिश कर रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर संभल जाए, लेकिन फिर भी वो फिसल जाता है उनके हाथ से और बाकी जगह उनका ध्यान नहीं कि जो भ्रष्टाचार नीचे चल रहा है। अधिकारी उनको अच्छी अच्छी चीज दिखा देते हैं, वो खुश हो जाते हैं, लेकिन नीचे पूरा खेल चल रहा है। अगर हर डिपार्टमेंट में योगी जी नजर दौड़ाएं तो उनको पता चल जाएगा कि उत्तर प्रदेश के अंदर कितना भ्रष्टाचार चल रहा है। और जो हम एक अपने मंच से सवाल करते हैं जनता से, वो सवाल फिर मैं आपसे करता हूं इस वीडियो में और उसका जवाब कमेंट बॉक्स में देना कि उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा राज्य हो गया है। उत्तर प्रदेश की आबादी, इतनी आबादी हो गई है कि इतनी तो कई देशों की आबादी है। तो उत्तर प्रदेश को एक मुख्यमंत्री को संभालना इतना आसान नहीं है। अब एक मुख्यमंत्री नहीं संभाल सकता, उसके बस की बात नहीं रही इतनी जनता को संभालना। इतने बड़े प्रदेश को कहां कहां संभालेगा? भ्रष्टाचार जो है इसलिए फैला हुआ है कि मुख्यमंत्री की सब जगह जगह जो है ध्यान नहीं जाएगा। इस प्रदेश को 3 भागों में तोड़ देना चाहिए, जो बहन जी ने कवायद शुरू की थी कि उत्तर प्रदेश को
3 या 4 भागों में तोड़ दिया जाए। लेकिन उस समय केंद्र में कांग्रेस सरकार थी, उन्होंने ये प्रस्ताव नहीं माना। और यदि उत्तर प्रदेश का बंटवारा हो जाए, विभाजन हो जाए, तो छोटे प्रदेश बनेंगे। छोटा प्रदेश होगा तो मुख्यमंत्री जो है वो पूरे प्रदेश पे, छोटे प्रदेश पे कंट्रोल कर पाएगा और भ्रष्टाचारी लोगों पे लगाम लग सकेगी, क्योंकि छोटे प्रदेश में जल्दी पता चल पाएगा कि भ्रष्टाचार कौन कर रहा है। लेकिन उत्तर प्रदेश इतना बड़ा राज्य है, इसमें मुख्यमंत्री के बस की बात नहीं, इतने बड़ा हो गया है कि एक ही व्यक्ति, एक मुख्यमंत्री इतने बड़े प्रदेश को संभाल सके। क्योंकि मुख्यमंत्री किसके ऊपर डिपेंड रहता है? अधिकारियों के ऊपर, जो नौकरशाही है, आईएएस अधिकारी। और आईएएस अधिकारी नीचे की कहानी योगी जी को क्यों बताएंगे? उनको फिल्म कागजों में अच्छी दिखाई जाती है, लेकिन जमीन बिल्कुल खाली हो चुकी है। और ये भाजपा का पतन का कारण बनने जा रहा है 2027 में। यदि भाजपा को पूरा वापसी करनी है तो 2027 की तैयारी के लिए अभी सर्जिकल स्ट्राइक करने पड़ेंगे। भ्रष्ट अधिकारियों की जांच होनी चाहिए, उनको बर्खास्त करना चाहिए, और जो ठेकेदार इनके साथ मिलकर खेल खेल रहे हैं उन ठेकेदारों को भी जेल भेजना चाहिए। तो कहीं ना कहीं कमेंट बॉक्स में आप ये जरूर बताना कि उत्तर प्रदेश का विभाजन 3 या 4 भागों में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर विभाजन होगा तो विकास होगा, रोजगार बढ़ेंगे और भ्रष्टाचार पे लगाम लगेगी। जिस दिन भ्रष्टाचार पे लगाम लग जाएगी उसी दिन आपका विकास होना शुरू हो जाएगा, रोजगार बढ़ने शुरू हो जाएंगे, और जो पैसा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रहा है वो पैसा कहीं ना कहीं लौट के लोन के रूप में कैसे भी वो आपके बच्चों के लिए आएगा, बच्चों को मिलेगा। तो इसलिए कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि उत्तर प्रदेश का बंटवारा कितने हिस्सों में हो जाना चाहिए, और सरकारों को इस तरफ कदम उठाना चाहिए, और बिल्कुल अपना लालच स्वार्थ ना देख के राजनीतिक उत्तर प्रदेश का विभाजन कर देना चाहिए। और हम भी अपने प्लेटफॉर्म से ये मांग करते हैं कि भारत सरकार को उत्तर प्रदेश का विभाजन कर देना चाहिए जितना जल्दी हो सके। अगर उत्तर प्रदेश के लोगों का विकास करना है, गरीब लोगों का विकास करना है। आप देख रहे हो उत्तर प्रदेश में एक तरफ एक जो एरिया है वो अमीर है और एक एरिया पूरा गरीब है। तो उसका कारण क्या है? ये अस्थिरता क्यों है? इसके ऊपर किसी ने काम नहीं किया, क्योंकि प्रदेश एक है तो एक ही तरफ सारी इंडस्ट्रीज जो हैं वो लग गई हैं, सारी फैक्ट्रियां। अब वो दूसरे इलाके में नहीं जाएगी। लेकिन यही अगर उत्तर प्रदेश का विभाजन हो जाए तो वो कंपनियां फिर दूसरे इलाकों में भी पहुंचेंगी, क्योंकि प्रदेश बदल गया, प्रदेश का बंटवारा हो गया, नए प्रदेश बन गए, तो उनको प्लांट वहां भी लगाने पड़ेंगे। तो इसलिए उन एरियाओं का भी विकास हो सकेगा। आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करना, और जागरूक रहिए। और जब भी आप वोट करने जाएं अब तो अपने बच्चों के चेहरे को देखकर वोट करना, जातिवाद पे वोट नहीं करना, धर्म पे वोट करने नहीं करना। क्योंकि आपका विकास क्यों नहीं होता, आपके साथ भ्रष्टाचार क्यों होता है और दबंग लोग आपको क्यों पीटते हैं? क्योंकि आप जातिवाद पे, धर्म पे वोट कर रहे हो। आप अपने बच्चे के रोजगार के लिए, विकास के लिए, चिकित्सा सुविधा के लिए और महंगाई के लिए आप वोट नहीं कर रहे। आप उत्तर प्रदेश की स्थिति देख लीजिए चिकित्सा की, कि उत्तर प्रदेश के लोगों को आज भी दिल्ली इलाज कराने आना पड़ता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश बड़ा राज्य है और उसमें जो चिकित्सा व्यवस्था होनी चाहिए वो सरकार कर नहीं पा रही है। इसलिए भी विभाजन होना चाहिए। और इधर उधर पैसे खर्च कर दिए जाते हैं, कुंभ में हजारों करोड़ रुपए खर्च कर दिए गए, लेकिन हॉस्पिटल बनाने में, इतने में आप सोचिए कितने बड़े हॉस्पिटल बन सकते थे और लोगों का इलाज हो सकता था। जो लोग इलाज की ना होने की वजह से, यानी कि लापरवाही से, लापरवाही क्या होती है कि हॉस्पिटल नहीं मिल पाते, हॉस्पिटल हैं छोटे तो उनमें डॉक्टर नहीं है, व्यवस्थाएं नहीं है, तो बहुत सारे लोगों की जान जाने से बच जाएगी यदि उत्तर प्रदेश के अंदर 10-20 अच्छे हॉस्पिटल बन जाएं। लेकिन उस तरफ किसी का ध्यान नहीं है, केवल ध्यान हिंदू मुस्लिम के ऊपर चल रहा है, और ये सब कहानी पतन का कारण बनेगी। देखो किसी ना किसी सरकार का या किसी ना किसी व्यक्ति का पतन का कारण जरूर बनता है, कोई ना कोई। तो ये चीजें इनके पतन का कारण बनने जा रही हैं। और ऊपर से ये जो धर्मगुरु हैं, ये जो आडंबरी हैं, ये इन लोगों को पूरा भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं। इन्होंने लोगों के माइंड को फंसा रखा है, जिससे कि, और सरकारें भी चाहती हैं कि ये धर्मगुरु जो हैं, ये आडंबरी लोग जो हैं, ये जनता को फंसाए रखें,
जनता धर्म से अलावा शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार के बारे में सोचे ही ना। और जितना जनता गरीब बनी रहेगी उतना ही राजनीति के लिए फायदेमंद है, क्योंकि गरीब लोग ही वोट करने जाते हैं। जो उद्योगपति हैं वो आप कभी आपने लाइन में लगे हुए नहीं देखेंगे वोट डालने के लिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अभिषेक उपाध्याय आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। कहने को बातें बहुत हैं, अगली वीडियो में लेंगे। अभी आप फिलहाल वीडियो को शेयर जरूर करना। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत और जय संविधान।